अब हम लोकतंत्र की अवधारणा को व्यापक रूप में समझते हैं। प्रत्येक राज्य, चाहे वह उदारवादी हो, समाजवादी हो या साम्यवादी हो, यहां तक कि सैनिक शासन की स्थिति में भी स्वयं सब अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। वास्तव में आज के युग में लोकतांत्रिक होना और लोकतांत्रिक होने का दावा करना एक फैशन सा बन गया है। यद्यपि लोकतंत्र की पूर्णतः सही और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, किंतु कुछ विद्वानों ने अपनी शब्दावली में लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे क्रेंस्टन ने कहा है कि लोकतंत्र के संबंध में अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। लिनसेंट की परिभाषा एक व्यापक परिभाषा मानी जाती है, जिसके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो पदाधिकारियों को बदल देने के नियमित संवैधानिक अवसर प्रदान करती है और एक ऐसे रचना तंत्र का प्रावधान करती है जिसके तहत जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा राजनीतिक प्रभार प्राप्त करने के इच्छुक प्रतिभागियों में से मनोनुकूल चयन कर महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार मैकफर्सन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इसे एक ऐसा रचना तंत्र माना है जिसमें सरकारों को चयनित और प्राधिकृत किया जाता है अथवा किसी अन्य रूप में कानून बनाए और निर्णय लिए जाते हैं। शूप्टर के अनुसार लोकतांत्रिक विधि राजनीतिक निर्णय लेने हेतु ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो जनता की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर लोगों को चयनित कर सामान्य हित को साधने का कार्य करती है। वास्तव में लोकतंत्र मूलतः नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सहभागी राजनीति से संबद्ध प्रणाली है। लोकतंत्र की अवधारणा को अति व्यापक रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के संबंध में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों को समझा जाए। वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रचलित हैं, जो है लोकतंत्र का पुरातन उदारवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का प्रतिभागी सिद्धांत तथा लोकतंत्र के संबंध में मार्क्सवादी विचार अथवा जन लोकतंत्र। लोकतंत्र के पुरातन उदारवादी सिद्धांत को लोकतंत्र के संबंध में सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। लोकतंत्र की उदारवादी परंपरा में जहां स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और न्याय जैसी अवधारणाओं का प्रमुख स्थान बना रहा है, वहीं उदारवादी चिंतक आरंभ से ही इन अवधारणाओं को मूर्त रूप देने वाली सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की वकालत करते रहे हैं। नृपतियों और सामंती प्रभुओं से मुक्ति के बाद समाज के शासन संचालन की दृष्टि से लोकतंत्र को स्वाभाविक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। मैकफर्सन का कहना है कि पाश्चात्य जगत में लोकतंत्र के आगमन के पहले ही चयन की राजनीति, प्रतियोगी राज्य व्यवस्था और मार्केट की राज्य व्यवस्था जैसी अवधारणाएं विकसित हो चुकी थी। वास्तव में इस अर्थ में देखा जाए तो उदार राज्य का ही लोकतंत्र हो गया था, न कि लोकतंत्र का उदारीकरण। लोकतांत्रिक भावना के आरंभिक चिन्ह टॉमस मूर की सन 1616 में प्रकाशित पुस्तक यूटोपिया और विस्टेनले जैसे अंग्रेज विचारकों और अति विशुद्धतावाद के साहित्य में पाया जा सकता है, किंतु लोकतांत्रिक भावना की सही शुरुआत सामाजिक संविदा सिद्धांत के जन्म के साथ हुई, क्योंकि नागरिकों के सामाजिक अनुबंध की अंतर्निहित भावना ही सभी व्यक्तियों की समानता है। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धांत की वकालत करते हुए लिखा है कि सरकार का निर्माण जनता द्वारा एक सामाजिक संविदा के तहत होता है। वहीं संविदा सिद्धांत के दूसरे प्रमुख पैरोकार जॉन लॉक का तो कहना था कि सरकार जनता के द्वारा और उसी के हित के लिए होनी चाहिए। एडम स्मिथ ने मुक्त बाजार का प्रतिमान इस लोकतांत्रिक आधार पर ही प्रस्तुत किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन करने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता है। प्रसिद्ध उपयोगितावादी दार्शनिक जेम्स मिल और बेंथम ने पूरी तरह लोकतंत्र का समर्थन किया और उपयोगितावाद के माध्यम से इसे प्रभावी बौद्धिक आधार प्रदान किया।
उपयोगितावादियों के अनुसार लोकतंत्र उपयोगितावाद अर्थात अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को अधिकतम संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि लोग अपने शासकों से तथा एक दूसरे से संरक्षण की अपेक्षा रखते हैं और इस संरक्षण को सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीके प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, संवैधानिक सरकार, नियमित चुनाव, गुप्त मतदान, प्रतियोगी दलीय राजनीति और बहुमत का शासन ही हो सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम द्वारा लोकतंत्र के पक्ष में प्रस्तुत तर्क में एक और बिंदु जोड़ते हुए कहा कि लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन प्रणाली की तुलना में मानव जाति के नैतिक विकास में सर्वाधिक योगदान करता है। उसकी दृष्टि में लोकतंत्र नैतिक आत्मोत्थान और वैयक्तिक क्षमताओं के विकास एवं विस्तार का सर्वोच्चतम माध्यम है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बेंथम और मिल दोनों में से कोई भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अथवा एक व्यक्ति एक मत के पक्षधर नहीं थे। सन 1802 में बेंथम ने सीमित मताधिकार की वकालत की थी और 1809 में सिर्फ गृह स्वामियों के लिए ही मतदान का अधिकार देने का उसने सुझाव दिया था। 1817 में जर्मी बेंथम ने सार्वभौमिक मताधिकार का आह्वान किया, लेकिन इस अधिकार को उसने स्त्रियों को प्रदान नहीं किया, केवल पुरुषों तक ही सीमित रखा। इसी प्रकार मिल भी बेंथम की भांति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसे आशंका थी कि एक वर्ग के लोग बहुसंख्यक होने की स्थिति में अपना प्रभुत्व कायम कर सकते हैं और अन्य वर्गों के हित के विरुद्ध सिर्फ अपने हित के नियम कानून बना सकते हैं। आगे चलकर मिल ने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में कुछ लोगों के लिए एक से अधिक मतदान की वकालत की, लेकिन खैरात पाने वाले गरीबों, निरक्षरों, दिवालियों, कर नहीं चुकाने वाले अर्थात ऐसे लोग जो संयुक्त रूप से श्रमिक वर्ग का निर्माण करते हैं, उन्हें मिल ने मताधिकार से वंचित रखा। वास्तव में मिल एक ऐसी प्रतिनिधिमूलक सरकार का हिमायती था जो आधारभूत समानताओं में दखलंदाजी नहीं करती और मुक्त बाजार और हस्तक्षेप की नीति अपना कर चलती है। बाद के उदारवादी विचारक लोकतंत्र का समर्थन करते रहे और पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका ने इसकी स्वीकार्यता को और आगे बढ़ाने का काम किया। लोकतंत्र के संबंध में पुरातन उदारवादी मत को समय समय पर अनेक विचारकों द्वारा चुनौतियां दी जाती रही हैं और इसकी मान्यताओं पर प्रश्न खड़े किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वेलास आदि विचारकों का मानना है कि मनुष्य उतना विवेकशील, तटस्थ, जानकार अथवा सक्रिय नहीं है जितना कि प्रजातंत्र के संचालन के लिए उसे माना जाता है। दूसरी आलोचना लोकतंत्र के पुरातनवादी सिद्धांत की यह की जाती है कि लोकतंत्र जनता के शासन की आधारशिला पर टिका होता है, किंतु यह स्पष्टतः बतलाना आसान नहीं है कि शासन और जनता के बिल्कुल सही अर्थ क्या है। इसलिए सरकार के आधार के रूप में लोकमत एक मिथक है। तृतीय आलोचना लोकतंत्र के पुरातनवादी सिद्धांत की यह की जाती है कि लोकतंत्र में यह अपेक्षा होती है कि वह सामान्य हित का काम करेगा, लेकिन सामान्य हित जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। किसी भी समाज में सामान्य हित विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रख सकता है। चौथा कारण जो बताया जाता है वो है पुरातन उदारवादी सिद्धांत का समूह मनोविज्ञान, सामूहिक उत्पीड़न और प्रत्यायन तथा जनोत्तेजक नेतृत्व जैसे कारणों की उपेक्षा कर देता है। पांचवी आलोचना पुरातन उदारवादी सिद्धांत की यह की जाती है कि लोकतंत्र में दलीय प्रणाली अभिजात्य वर्ग का खेल बन जाती है और अभिजात्य वर्ग द्वारा ही नियंत्रित होती है। यह वर्ग साधन संपन्न होता है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेता है और नीति निर्धारण की प्रक्रिया भी पर्याप्त रूप से जटिल बना देता है। उदारवादियों ने अनावश्यक रूप से लोकतंत्र को सरल, पारदर्शी और न्याय संगत मान लिया है। यह आलोचना लोकतंत्र के पुरातन उदारवादी सिद्धांत की जाती है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत की सबसे बड़ी त्रुटि यह बताई जाती है कि यह राजनीतिक समानता पर आधारित अवश्य है, किंतु आर्थिक विषमता के बारे में कुछ नहीं कहता।